एस्ट्रोनॉमी के प्लैनेट से अलग है और उसमें जो दो मेजर प्लैनेट जो अलग हैं वो हैं राहु और केतु। तो ये क्या है, ये क्या मामला है कि हमारे सोलर सिस्टम में राहु और केतु क्या है? ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं है, पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के नजदीक और सबसे ज्यादा अवरोध क्रिएट करता है सन और मून की लाइट को रोकने में, वो है राहु और केतु। ये कहानियों में हमने सुना है, पर रियलिटी में क्या है, चलिए इसे समझते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि ये दोनों चीजें कुछ मनगढ़ंत सी किसी की दिमाग की उपज है और बस ये चला रहे हैं अपने दिमाग का, कोई किसी ने बना दिया और बस वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। और चंद्रमा रिवॉल्व करते करते अपने उस नॉर्थ नोड वाले पॉइंट पे पहुंचता है तो ग्रहण लगता है। इस नॉर्थ नोड को, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे सोलर सिस्टम में है जो ग्रह का काम करते हैं, अच्छा खासा ग्रह का काम करते हैं। सबसे नजदीक यही है, अर्थ के नजदीक अगर कोई तीन ग्रह जो सबसे नजदीक है वो है चंद्रमा, राहु और केतु। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एस्ट्रोलॉजी सीरीज के इस नए कॉन्वर्सेशन में। तो लास्ट वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी कि जो हम मैप देखते हैं पेपर पे डायग्राम, वो डायग्राम अपनी मर्जी से नहीं ड्रॉ किया जा सकता, वो स्काई का फुटप्रिंट होता है और किस तरीके से होता है ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हमने किया था। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष के जो 9 ग्रह हैं वो एस्ट्रोनॉमी के प्लैनेट से अलग हैं और उसमें जो दो मेजर प्लैनेट जो अलग हैं वो हैं राहु और केतु। तो ये क्या है, ये क्या मामला है? राहु और केतु तो दिखता नहीं आसमान में, तो ये ग्रह कैसे है? ऐसा लोग समझते हैं मोस्टली आज के टाइम में कि राहु और केतु तो कोई ग्रह है नहीं हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये कुछ मनगढ़ंत सी बातें होगी, कुछ फेक क्रिएशन होगा, लोगों को बरगलाने का या कुछ ऐसा प्रयास होगा, या फिर ज्योतिष में वो गहराई नहीं है कि चीजों को जो वास्तविकता है उसको समझ सके। एक अपने ही धुन में रहता है ज्योतिष, किसी कुछ उसने सोच लिया कुछ ऐसा है और बस ऐसा है। तो सही में देखते हैं कि राहु और केतु सच में ग्रह हैं या नहीं, कि जो लाइट बैरियर का काम करे हमारे सोलर सिस्टम में वो है ग्रह, और जो लाइट बैरियर का काम नहीं करता वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि ग्रह का संस्कृत मतलब ही है ग्रह, वो है ग्रह, वो है जो ग्रहण लगाए। ग्रहण किस चीज का? रोशनी का, लाइट का। एक दूसरे के सामने अगर कोई प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी आ जाता है तो एक दूसरे के लाइट को हमारे अर्थ पर पहुंचने में अवरोध क्रिएट करता है, तो वो ग्रह हो जाता है। तो इस श्रेणी में चलिए सूर्य तो है ग्रह, मरकरी भी है, बुध, शुक्र, वीनस भी है। अर्थ ग्रह नहीं है ज्योतिष में, क्योंकि हम खुद ही अर्थ पे हैं, तो हम अपने लिए तो ग्रह नहीं हो सकते ना, कोई दूसरा ही हमारे लिए ग्रहण का काम करेगा, कोई दूसरा ही हमारे लिए ग्रह होगा। तो हम खुद नहीं है ग्रह, पृथ्वी नहीं है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो काफी दूर है, तो ग्रह का काम नहीं कर पाते। और चंद्रमा को एस्ट्रोनॉमी में सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि उपग्रह का पैरामीटर एस्ट्रोनॉमी में अलग है, कि उसकी डेफिनेशन अलग है। एनी सेलेस्टियल बॉडी विच इज एमिटिंग लाइट एंड हीट इज कॉल्ड स्टार, एंड it doesn't revolve around any other celestial body, it just revolve around the galaxy black hole। सारे तारे एक ही स्पीड से बस गैलेक्सी में चल रहे हैं, उनका पर्पस है बस ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काटना। Another celestial body which itself do not emit light and heat but just revolve around star is called planet, and another celestial body which revolves around planet is called satellite। ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट, उपग्रह का कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी में है। एस्ट्रोलॉजी में उपग्रह का कॉन्सेप्ट है, उपग्रह का कॉन्सेप्ट ग्रह से अलग है। तो जो चंद्रमा है वो भी प्रॉपर ग्रह है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्रहण लगाने के एपिसोड में पार्टिसिपेट करता है। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी रोकता है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी प्रॉपर ग्रह है। तो इस तरीके से तो हमारे सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि भगवान, ये सारे और चंद्रमा मिला के 8 ग्रह कंप्लीट, 7 ग्रह कंप्लीट, सॉरी। तो बचे 2 राहु और केतु। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि ये दोनों चीजें कुछ मनगढ़ंत सी किसी की दिमाग की उपज है और बस ये चला रहे हैं अपने दिमाग का, कोई किसी ने बना दिया और बस वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में राहु और केतु क्या है। ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं है, पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के नजदीक, जिनका भी काम होता है लाइट को रोकना। कोई सेलेस्टियल बॉडी कोई हमारे सोलर सिस्टम में इन दोनों पॉइंट्स के सामने आमने सामने अगर आ जाए, सूर्य से लेकर के सैटर्न तक, तो उनके लाइट को रोकने में ये अवरोध क्रिएट करता है, और सबसे ज्यादा अवरोध क्रिएट करता है सन और मून की लाइट को रोकने में, वो है राहु और केतु। ये कहानियों में हमने सुना है, पर रियलिटी में क्या है, चलिए इसे समझते हैं। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि आपको ये सभी चीजें पता होंगी, पर चलिए जिन्हें नहीं पता या कुछ जिन्हें धुंधला धुंधला सा पता है कि होगा कुछ, तो माय इंटेंशन इज ओनली टू कन्वे दैट व्हाट इट एग्जैक्टली इज। ये है सन,
इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, है ना। इस तरीके से 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, 9-10 प्लूटो तक, और आगे भी है, बहुत है जो हमारे काम का नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। तो तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं पृथ्वी पे, थर्ड ऑर्बिट में। और आपको पता होगा कि ये सारे जो ऑर्बिट्स सभी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये एक ही प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, ये सारा प्लेन एक है। थोड़ा बहुत फर्क होता है 5 डिग्री 10 डिग्री ऊपर नीचे का, पर मोटा मोटी ये एक ही प्लेन में रहते हैं। किसी का प्लेन थोड़ा बहुत एक दूसरे से ऊपर नीचे है, प्लूटो का बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे, उसकी डिग्री में काफ़ी फर्क है। तो ये है अर्थ और ये है सूर्य, इसके ठीक सीध में, ठीक है। तो क्या होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि मून भी होगा, मून जो है चंद्रमा वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा प्लेन में रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करेगा, यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। इधर अर्थ के दूसरी तरफ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। अगर पृथ्वी और सूर्य के पास सामने आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा हम समझते हैं। पर आपने गौर किया होगा कि हर महीने ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आता है तो अमावस्या होती है, चंद्रमा दिखता नहीं, और जब दूसरी तरफ जाता है तो पूर्णिमा होता है, पूरा चंद्रमा दिखता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पृथ्वी की दूसरी तरफ है तो पृथ्वी से तो रोशनी नहीं पहुंचनी चाहिए चंद्रमा पर पूरा का पूरा चंद्रमा दिखता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है 15 दिन के बाद, जब यहाँ इस पॉइंट पे आता है तो अमावस्या होता है, मतलब चंद्रमा दिखता नहीं है पर सूर्य पूरा का पूरा दिख रहा होता है, सूर्य ग्रहण नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जब होना तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, तो एक लाइन पे चंद्रमा का ऑर्बिट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ऑर्बिट जो पृथ्वी का और सन का जो अगर स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचा जाए तो उस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पे चंद्रमा ऑर्बिट नहीं करता। ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है ना, इससे थोड़ा सा टिल्टेड है 5 डिग्री का। चंद्रमा का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट से 5 डिग्री टिल्टेड है, तो यानी नॉर्दर्न साइड में थोड़ा उठा हुआ है और सदर्न साइड में झुका हुआ है, ये नीचे की तरफ है और यहाँ ऊपर की तरफ है। और पृथ्वी का ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है, ये और इधर पृथ्वी की दूसरी तरफ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और पृथ्वी के सामने यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो यहाँ नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है। तो ऊपर होता है तो सूर्य को ग्रहण नहीं लग पाता, सूर्य पूरा का पूरा दिखता है। अगर आप यहाँ पृथ्वी पे हैं और ये चलिए मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया है, अगर इसे थोड़ा और बड़ा कर ले तो ऊपर में दिखेगा, यहाँ नीचे में दिखेगा। इसे भी हटा देते हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर होने की वजह से पृथ्वी पे सूर्य पूरा का पूरा दिख रहा होता है, और यहाँ पे चंद्रमा जब नीचे चला जाता है तो हमें चंद्रमा पूरा का पूरा दिख रहा होना तो ऐसा चाहिए था कि चंद्रमा को यहाँ पे होना चाहिए था, साधारण तौर पे तो हम ऐसे ही समझते हैं, और पूरा का पूरा चंद्रमा नहीं दिखना चाहिए था पृथ्वी के ठीक सामने आए तो, पर होता नहीं है ऐसा। नीचे चला जाता है तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिख रहा होता है। तो यहाँ ऊपर होने की वजह से क्या होता है कि सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, लेकिन चंद्रमा, सूर्य की रोशनी चंद्रमा के इस तरफ यानी कि पृथ्वी से जो दूसरा तरफ हो गया चंद्रमा का, उधर पड़ने की वजह से पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिख पाता, इस तरफ रोशनी नहीं पहुंची, तो इसे हम अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून कहते हैं, ठीक है। न्यू मून क्योंकि जब इससे थोड़ा सा 1 डिग्री, जब कुछ डिग्री ये आगे जाएगा तो हल्का सा यहाँ से चंद्रमा जब दिखना शुरू करता है तो न्यू मून से एक न्यू बिगनिंग होती है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। और 15 डेज यहाँ पे पहुंचता है तो पूरा ही दिखता है, क्योंकि इसका जो हाफ है इस पर पूरा लाइट पड़ रहा होता है, अदर सेक्शन पे लाइट नहीं पड़ता, तो यहाँ पूरा दिखने की वजह से फुल मून होता है। फिर इधर थोड़ा सा रोशनी घट जाती है और इस तरीके से कम होते होते यहाँ पे महीने में अमावस्या लगती है, यानी कि पूरे 30 दिन का साइकिल होता है। 15 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर उससे ठीक 15 दिन के बाद यहाँ पर अमावस्या, ठीक 15 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर ठीक 15 दिन के बाद अमावस्या, फिर पूर्णिमा। ये साइकिल हर महीने चलता रहता है। पर क्या होता है कि जब पृथ्वी रिवॉल्व करते करते थोड़ा सा आगे जाएगी, मतलब कि पूरे साल में एक बार तो ऐसा होता होगा ना, क्योंकि पृथ्वी जब रिवॉल्व कर रही है तो ये मून भी रिवॉल्व कर रहा है, और जब ये थोड़ा आगे पहुँचती है अपने ऑर्बिट पे तो ये रिवॉल्व करते करते, क्योंकि पृथ्वी का भी एंगल चेंज होते रहता है ना, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी भी 23 डिग्री टिल्टेड है। समर में नॉर्दर्न जोन पृथ्वी सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होता है और सदर्न जोन सन को कम फेस कर पाता है, लेकिन विंटर टाइम में सदर्न, क्योंकि पृथ्वी घूम करके सन की दूसरी तरफ पहुंच गई तो सदर्न जो जोन है वो सन को फेस करता है, और नॉर्दर्न जोन दूसरी तरफ फेस होने की वजह से सनलाइट कम मिलती है तो नॉर्दर्न जोन में विंटर हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे ऑर्बिट में एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो मून का ऑर्बिट जो 5 डिग्री झुका हुआ है, ये भी रोटेट होते होते ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सब रोटेट हो रहे हैं, सभी रोटेट हो रहे हैं। तो ये जब बिल्कुल जब स्ट्रेट हो जाता है, जैसे सपोज ये
यहाँ पे ऐसे पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, ये रिवॉल्व करते करते 23 डिग्री स्ट्रेट होता है, और ये 23 डिग्री का टिल्ट स्ट्रेट होता है समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे यानी 22 ऑफ जून, एंड विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम पे यानी 22 ऑफ दिसंबर। तो ये एंगल जब टिल्ट हुआ, यहाँ से ये क्रॉस है, ठीक है, ये जब क्रॉस है, ये जब स्ट्रेट होगा तो ये भी तो स्ट्रेट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये मून का ऑर्बिट जब स्ट्रेट हो गया सन के, तो क्या होता है कि ये 90 डिग्री तो सेम ही रहेगा ना, मून का जो ऑर्बिट है वो तो सेम है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो सेम होने की वजह से अर्थ का ऑर्बिट और मून का ऑर्बिट इक्वल हो जाता है। इक्वल जब होता है, और ये इक्वल होने की वजह से जब मून यहाँ पे आता है, तो अर्थ से सन, सूर्य नहीं दिखने की वजह से, जितना दूर नहीं दिखा, कैसे नहीं दिखता है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि ये मैनुअल डिज़ाइन है तो आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगा, बस ये समझाने का मेरा एक प्रयास है कि सपोज ये सन है आपका, तो ये चंद्रमा आ गया, तो आपको पूरा, आप पृथ्वी पे यहाँ पे हैं, तो इस चंद्रमा के होने से ये जो एंगल बना क्रॉस का, आपको इतना दूर पूरा सूर्य नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ दिखता है और थोड़ा यहाँ दिखता है, तो आप कहते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नॉर्थ नोड कहते हैं, यानी चंद्रमा के, मून के ऑर्बिट का वो नॉर्दर्न पार्ट जो बिल्कुल जब अर्थ के ऑर्बिट पे स्ट्रेट आता है, सूर्य और अर्थ के एकदम बीचों बीच आता है नॉर्थ नोड, और चंद्रमा रिवॉल्व करते करते अपने उस नॉर्थ नोड वाले पॉइंट पे पहुंचता है, तो ग्रहण लगता है। इस नॉर्थ नोड को राहु कहा जाता है, और इसी नॉर्थ नोड का ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और मून का ऑर्बिट और अर्थ का ऑर्बिट सदर्न जोन में भी एकदम सेम आया, ये सदर्न पार्ट को केतु कहते हैं, सदर्न नोड को केतु और नॉर्दर्न नोड को राहु, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे सोलर सिस्टम में हैं जो ग्रह का काम करते हैं, अच्छा खासा ग्रह का काम करते हैं। सबसे नज़दीक यही है, अर्थ के नज़दीक अगर कोई 3 ग्रह जो सबसे नज़दीक है वो है चंद्रमा, राहु और केतु, फिर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है, फिर थोड़ा दूर अर्थ से कंपैरिजन में वीनस, मरकरी, मार्स हो जाते हैं, जुपिटर और सैटर्न अर्थ से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को राहु और केतु कहा जाता है, राहु नॉर्थ नोड को और केतु साउथ नोड को। अच्छा, यहाँ हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि राहु देव जो है हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, और केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ये रिवॉल्व करते करते केतु जब दूसरे साइड पहुंचते हैं सन के सामने, और राहु अपोजिट में है, तो कितना भी टिल्टेड रहे, कितना भी ये जो टिल्ट है दोनों के ऑर्बिट का, सन और मून के ऑर्बिट का, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं होता, 0 डिग्री पे नहीं होता, थोड़ा सा फिर भी टिल्टेड रहता ही है, पर इतना रहता है कि नॉर्थ नोड ऊपर होने की वजह से सन पे ग्रहण लगता है, और केतु जब दूसरी तरफ रहता है तो वो चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। केतु जो साउथ नोड है वहां पे जब चंद्रमा पहुंचेगा तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये दोनों फर्क है इन दोनों पॉइंट का, इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, ये ग्रह है। ज्योतिष में उपग्रह अलग चीजें हैं। ज्योतिष में जिस तरह से ये दोनों पॉइंट्स हैं जो ग्रहण लगाते हैं ना, वैसे ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जहां से ग्रहण लगता है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली थोड़ा उसका जो ग्रहण का जो इंटेंसिटी है वो कम रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री का जो ग्रह है वो फर्स्ट डिग्री का ग्रहण लगाते हैं, जो उपग्रह हैं वो सेकंड या थर्ड डिग्री का ग्रहण लगाते हैं, यानी कि पूरी तरह से लाइट नहीं रोकते, फिर भी काफी हद तक रोकते हैं। और ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये आज ये समझाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सुना है कि भाई राहु केतु क्या है, ये फेक इमेजिनरी कुछ क्रिएशन है जिससे ज्योतिष ठगता है लोगों को। हाँ, ये अभी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि ये ग्रहण लग गया तो क्या कुछ इफेक्ट हुआ भी या नहीं हुआ, वो अलग टॉपिक है। पर ग्रहण लग रहा है, ये यहाँ तक तो बात कंफर्म है कि ग्रहण लग रहा है इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। चंद्रमा और सूर्य सिर्फ आमने सामने आए तो कभी ग्रहण नहीं लगता, चंद्रमा को उस पॉइंट पे आना जरूरी है। वो जो ऑर्बिट जो टिल्टेड है वो रोटेट करते करते जब तक स्ट्रेट नहीं होगा, अर्थ का ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट जब तक स्ट्रेट नहीं होगा, ग्रहण नहीं लगेगा, ना सूर्य को ग्रहण लगेगा ना चंद्र को ग्रहण लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रिवॉल्व होते रहते हैं। हाँ, पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने देखने को मिलती है। ये जो ऑर्बिट स्ट्रेट होता है वो साल में आप समझ लीजिए कि एक बार नॉर्थ नोड सामने आता है सूर्य के और एक बार साउथ नोड आता है, तो साल में एक बार सूर्य और राहु का कंजंक्शन होता है और एक बार सूर्य और पृथ्वी के बीच में केतु महाराज आते हैं। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब राहु महाराज होते हैं तो सूर्य को ग्रहण अच्छा लगता है। ये कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया। आप में से कितने लोगों को ये नई जानकारी मिली, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो प्रयास है ये कहाँ तक सफल हुआ, ये मैसेज मुझे आप तक पहुँचाने में कहाँ तक मैं सफल रही। मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की,
बेटर तरीके से तो एनिमेटेड होता, पर एनिमेशन के तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर यहाँ से कुछ रह गया हो तो एनिमेशन, प्रॉपर एनिमेशन के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जो डिटेल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि ग्रहण कैसे लगता है। पर यहाँ तक जो मेरा पर्पस था कि ग्रहण लगाने वाला जो 2 पॉइंट है चंद्रमा के ऑर्बिट का, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट, नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट राहु और केतु हैं ज्योतिषी में। अब ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ ना, ये इतना पुराना हुआ कि आप उस समय ये एक्सपेक्ट करेंगे, जिन्होंने उस समय की कॉन्वर्सेशन में कि वो ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ ये नॉर्थ नोड है, ये साउथ नोड है, तो शायद ज्यादती ही हो जाती, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। उस समय कहने का तरीका अलग था, बोलने का तरीका अलग था। अच्छा, ये माइथोलॉजी में ये स्टोरीज क्यों बनी और इसे माइथोलॉजी का नाम दे दिया गया कि भाई राहु महाराज हैं, ये दैत्य हैं, और केतु हैं, ये दोनों ही दैत्य हैं, और अमृत पी लिया इसलिए अमर हो गए। और सूर्य और चंद्र, ये दोनों देवता ही ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें अमृत पीते हुए देख लिया और उन्होंने चुगली लगा दी विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान ने उनका सर काट दिया। ये इतनी पुरानी बात है, मतलब बहुत पुराने टाइम के लोगों को, अगर ऐसे लोगों को अगर कहा जाता कि भाई ऐसे समझाओ, तो कितने लोगों को समझ में आता। ज्योतिष का आविष्कार उस समय हुआ जब पेपर नहीं हुआ करता था, ताम्रपत्र पे लोग लिखा करते थे, पेड़ के पत्तों पे लोग लिखा करते थे, जिसका लाइफ नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कितने साल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात, साइंटिफिक बातें पेड़ के पत्तों पे लिखी, कौन से स्याही से लिखी या कौन से दवा से लिखी, केमिकल बेस्ड नहीं है, ओरिजिनल चीज़ों की लाइफ कितनी कम होती है, कितने लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाती, या कितने जनरेशन तक ये आगे पहुंच पाता। क्योंकि उस समय तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि हर फैमिली में भाई बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब बचपन यानी कि स्कूल में कटेगा, ऐसा नहीं। कोई 1-2 चला गया पढ़ने के लिए, कोई विद्यार्थी हो गया, नहीं तो मास पॉपुलेशन का स्कूल से, विद्यालय से कोई लेना देना नहीं था। सब अपनी लाइफ में ऐसे उलझे हुए थे कि सब सिर्फ इकोनॉमिक्स की बस काम करना है, अपना अर्थ की उत्पत्ति कैसे करनी है। मास पॉपुलेशन का यही रोल था। वो तो अब हो गया ना कि हाँ सारे फैमिलीज में जब बच्चे हैं तो यानी बच्चों को स्कूल जाना है, पहले नहीं था। तो लोगों तक ये बातें पहुंचाने में जो हमारा जो सिस्टम है वो 2 तरीके से काम करता था, एक श्रुति और एक स्मृति। यानी कि स्मृति में रखिए और श्रुति से लोगों को कहानियों के रूप में बताते जाइए। आज इसी श्रुति टेक्निक का असर है कि ये कहानियां हम तक तो पहुंच गई। मतलब ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की डिस्कवरी समझ लीजिए कि आज से 5000-6000 BC की बात है, बहुत पुराना, उससे भी पुराना है। ट्रेस करेंगे तो 9000 या 8000 BC के आसपास होगा। महर्षि भृगु बहुत पहले, मतलब प्रजापति दक्ष के टाइम के, प्रजापति दक्ष राम जी से कितने पहले, कृष्ण जी से कितने पहले, कृष्ण जी 3000 BC, राम जी 5000 BC, और प्रजापति दक्ष 8000-9000 BC, महर्षि भृगु प्रजापति दक्ष के टाइम के। तो मूल स्वरूप में जो ज्योतिष का जो उत्पत्ति हुई वो उतनी पुरानी हुई, और आज हम 2500 AD में, 2500 AD में वहां से यहाँ तक कहानी पहुंच तो गई। राहु केतु, अमृत पी लिया, विष्णु भगवान ने गला काट दिया, तो श्रुति टेक्निक से यहाँ तक तो पहुंच गई। ना किसी किताब में लिखा है, ना किसी पेज में लिखा है, लेकिन फिर वही हो गया कि बस कहानी तो हमें पता है, पर कहानी का मर्म नहीं पता कि ये हुआ क्या। क्योंकि ऋषियों ने भी सोचा कि चलो ये इसकी पीछे की गुत्थी तो नहीं कन्वे कर पाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, कहानी आगे तक चली जाए तो जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें निभानी है, किस चीज़ में परहेज रखना है या किस चीज़ को नहीं करना या क्या करना है, ये लोग करते रहेंगे। क्योंकि भाई कस्टम है। उसमें से भी कई लोग ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे अंधविश्वास है, और कुछ लोग हैं जो श्रद्धा विश्वास रखेंगे, वो करेंगे, लेकिन पता किसी को नहीं होगा कि राहु केतु है क्या। तो ये सारे जो हमारे कहानियां हैं, हम इसे माइथोलॉजी कहते हैं कि ये मिथ है, मिथ जैसी कहानियां हैं, पर ये मिथ नहीं है, ये बस श्रुति टेक्निक है चीज़ों को जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन करने के लिए। वो भी कैसा जनरेशन जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो स्कूल नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, बस अपना रोटी पानी का जुगाड़ कैसे करे इसमें ही लगा, इसे आगे इसमें ही फंस के रह गया है। लेकिन कुछ होगा उनके माइंड में कि भाई जनरेशन टू जनरेशन इसका बेनिफिट लोग ले, या फिर जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो ग्रहण होता है इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इसे बचे रहें। तो कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ ही शायद उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई होंगी, पर ये तो चलता रहेगा, ये बातें कहानियों के पीछे का मर्म। आज एक मर्म तो हमने जाना कि ये है क्या। तो साउथ नोड और नॉर्थ नोड का कॉन्सेप्ट तो अब साइंस भी कंसिडर करता है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी के रिसर्च में सैटेलाइट वाइज जब हम सैटेलाइट भेजते हैं, या और भी बहुत सारे जो बहुत सारा जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल लुकआउट है सोलर सिस्टम में, जो हमारी डिस्कवरीज है या जानने का प्रयास है, या जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, या दूसरे प्लैनेट्स पे भी हम सैटेलाइट भेजते हैं, या मार्स पे भी हम सैटेलाइट भेजते हैं, या फिर मार्स पे भी हमारा यान जाता है, चंद्रमा पे अक्सर जाता है, तो साउथ नोड और नॉर्थ नोड का कॉन्सेप्ट तो कंसिडर किया जाता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वाइज इस ग्रहण का क्या इफेक्ट है, अपकमिंग वीडियोज़ में इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।